हेलो क्लास 10th के छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज की ये मैराथन क्लास कोई साधारण क्लास नहीं है। आज हम गणित के उन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को ख़त्म करेंगे जो पिछले 10 सालों से बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। आप अपने साथ पेन और अपना नोटबुक साथ रखिए, क्योंकि आज की क्लास के बाद गणित का पेपर आपको सबसे आसान लगने वाला है। चलिए शुरू करते हैं मिशन 95% प्लस का। तो एक मोटिवेशनल शायरी से स्टार्ट करते हैं। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वह संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, वही चमकता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज सर। आपके इस महा मैराथन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 148/185 का सरलतम रूप क्या है। देखिए अगर कहीं 12/16 लिखा है तो इसे आप सरलतम रूप लिखेंगे 4 तियाएँ 12 और 4 चौके 16। यही तो सरलतम रूप है। इसका मतलब ये है कि इस 3 से यह भी डिवाइड है, इस 4 से यह भी डिवाइड है। तो इसका मतलब अगर इसका सरलतम रूप हमें ढूंढना है तो इस ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन है जो ऊपर वाला ऊपर को काटेगा, नीचे वाले नीचे को काटेंगे। बस मैं यानी नीचे वाला नीचे को काटेगा, ऊपर वाला ऊपर को काटेगा। जैसे 4 से 16 कट गया, 3 से 12 कट गया। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन, ऊपर 4 है, नीचे 5 है। 4 से ये कटेगा, हाँ कट जाएगा। 5 से कटेगा, हाँ कट जाएगा। बस मैं इसका मतलब पहला ऑप्शन उसका हो जाएगा ए। चलिए देखिए ये 5 है। अब 5 से 148 नहीं कटता है, इसका मतलब ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। ये 5 है, 5 से 148 कटेगा नहीं, ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। 7 से देखिए, अब 7 से जब 148 को आप भाग करेंगे तो ये 148 7 से नहीं कटेगा, इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं है। आगे चलते, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जल्दी मैं बोलता नहीं हूँ, इसलिए कहेंगे आप अच्छे बच्चे हैं तो लाइक कर देंगे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। दूसरा वाला प्रश्न कह रहा है कि 15, 18, 24 का लैस है। अब देखिए लैसा क्या होता है। जैसे 2, 4 और 6 का अगर कोई लैस पूछता है तो आप इस तरीके से निकालते हैं। 2 से ये 1, ये 2, ये 3 हो गया। 2 से निकालेंगे 1, 1 और 3, यहाँ 3 से निकालेंगे 1, 1, 1, यानी 2 दूना 4, 4 तियाएँ 12। तो यानी आपको लैसा मिल गया, आपको 12 मिल गया। प्यारे बच्चों, ये 12 जो मिला है ये ऐसा नंबर है कि 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। बात समझ में आया। इसका मतलब 15, 18 और 24 का लैसा क्या है। तो जो भी नंबर होगा वो इन तीनों से कटना चाहिए। देखिए 15 से 90 कट जाएगा, 15 से 90 कटेगा, 18 से भी 90 कटेगा, लेकिन 24 से 90 नहीं कटेगा, इसलिए ये हो नहीं सकता है। आगे 15 से 120 कटेगा, 18 से 120 नहीं कटेगा, इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं है। आगे चलिए, अब 15 से इसे काटेंगे, 15 से इसे काटेंगे तो 15 से ये कटेगा नहीं कटेगा, ये 15 एक में 15 हो जाएगा, 9 बचेगा। अब 15 छक्का 90, 15 से कट जाएगा। 18 से काटेंगे, 18 कम में 18, 6 60 हो जाएगा। तो 18 3 54। देखिए ये 18 से नहीं कटेगा। जब यह भी नहीं कटेगा, यह भी नहीं कटेगा, यह भी नहीं कटेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है तीसरा प्रश्न
कि 65 और 117 का मैसे, यानी यदि 65 और 117 का मैसे को इतने के रूप में लिखा जाता है तो पहले 65 और 117 का मैसे निकालते हैं। तो 65 और 117 का मैसे जो हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। इसी 13 को जो है ये 65p माइनस 117 लिखा जाता है। बात समझ में आया? अब देखिए, अब ये 13 है, ये अपनी जगह पे 13 है तो 13 हो गया। ये वाला माइनस का इधर आएगा तब प्लस का 117 हो जाएगा। जोड़ेंगे 7 3 10 के शून्य, 1 1 2 1 3 130, यानी इस साइड हो गया 130। अब ये 65 आएगा, इधर से भाग करेगा 65 इधर, इधर बचा केवल p। इससे कितनी बार जाएगा? 2 बार, यानी p बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बात में आया? देखिए यहाँ भी सॉल्यूशन किया हुआ है तो p का मान कितना आ गया? 2 आ गया। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सेकंड वाला, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि संख्याओं 182 तथा 78 का मैसा कितना होगा। अब मैसा क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जिससे दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से भाग लगा दे। तो देखिए बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें बड़ी संख्या सबसे पहले 39 है। तो देखिए 39 से जो है 182 नहीं कटेगा। कैसे? सबसे पहले यूनिट डिजिट इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 9 से 9 दूना 18 8, 9 त्रिक 27 7 आता है, 9 चौक 36, मतलब 9 के पहाड़े में 2 इकाई का अंक नहीं आता है, इसीलिए ये कटेगा नहीं। अब इसके बाद बड़ी संख्या 26 है, 26 चेक करेंगे तो 26 से यह भी डिवाइड है, 26 से यह भी डिवाइड है, तो यहाँ लिखा है डी लिखा है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ आया भी है, यहाँ 26 इसका आंसर आया भी है, ऊपर गलत लिखा था। चलिए बहुत अच्छा, उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए कह रहा है कि परिमेय संख्या होगी। देखिए हम आपको बता रहे हैं जो p अपान q के फॉर्म में जो नंबर होते हैं वही परिमेय संख्या होती है, लेकिन ये हर में कहीं जीरो न हो, हर में जीरो न हो तभी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो देखिए यह भी परिमेय संख्या नहीं है, यह भी परिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन रूट में जो 9 है इसे हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा 3। 3 एक परिमेय संख्या होती है, इसलिए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या होगी। तो देखिए 25 का 5 हो जाता है, ये तो परिमेय संख्या है। 81 का 9 हो जाएगा, ये तो परिमेय संख्या है। 5/3 तो पहले में p अपान q के फॉर्म में लिखा है, यानी यह भी परिमेय संख्या है। यानी कहने का मतलब ये है कि 5 प्लस करड़ी 2 यह परिमेय संख्या नहीं है, यही अपरिमेय संख्या है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या। जब छोटी से छोटी संख्या बोलेगा प्यारे बच्चों तब आपको एलसीएम निकालना है, यानी लैसा निकालना है। और जब बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तब आपको मैसा निकालना है। बात समझ में आया? ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। छोटी से छोटी संख्या बात जब भी करेगा तो आपको लैसा निकालना है, और बड़ी से बड़ी संख्या जब बोलेगा तब आपको मैसा निकालना है। चलिए कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब समझ चुके हैं क्या? लैसे की बात कर रहा है। तो 35 हुआ, 56 हुआ, 91 का मुझे निकालना है। क्या निकालना है? लैसा निकालना है। क्या निकालना है? लैसा। तो चलिए निकालते हैं 35, 56, 91 का लैसा। 35, 56, 91 का लैसा। चलिए क्या निकाले? यहाँ निकला हुआ है, ठीक है ना। यहाँ 35, 56, 91 का लैसा जो है वो 36, 40 दिया है, और वो बोला था कि प्रत्येक दशा में 7 आवे, शेषफल 7 आवे। इसका मतलब 3640 जो है अगर 35 से डिवाइड करेंगे शेषफल 0 आएगा। तो इसमें अगर 7 और रहा होता तो ये शेषफल 7 बचता। इसका मतलब यही फाइनल नंबर में हम 7 ऐड कर देंगे। अगर यहाँ 5 बचता तो यहाँ 5 ऐड करते हैं, 3 बचता यहाँ 3 ऐड करते हैं, 2 बचता यहाँ 2 ऐड करते हैं,
मतलब जो शेष बचता लैसन निकालने के बाद वही संख्या उसमें हम जोड़ देते, तो हमें हर बार संख्या शेष पद 7 मिलेगा। तो हमने 35, 56, 91 का लैसन निकाला जो 36, 40 मिला और शेष पद 7 की बात कह रहा था, तो हमने 7 इसमें जोड़ दिया। तो इसका आंसर हो गया 3647। ऑप्शन कहाँ है? सी वाला ऑप्शन। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ है को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या की बात कर रहा है प्यारे बच्चों। सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं, ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 होता है, जिसका HCF कितना हो? 1 होता है, वही सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। मतलब वह दो संख्याएं जिसका मैसे 1 हो वही सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए 14 और 35 का मैसे जो है वो 7 है, क्योंकि 7 से ये भी कटेगा, 7 से ये भी कटेगा, तो होगा नहीं क्योंकि 1 चाहिए। 31 तिया 93, इसका मतलब 31 से यह भी कट रहा है, 31 से यह भी कट रहा है, तो यह भी नहीं होगा। देखिए आगे 32 में देख रहे हैं, 32 में देख रहे हैं 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो यह भी नहीं होगा। लेकिन 18, 25 में देखेंगे ये सिर्फ 1 से कटेगा और किसी नंबर से नहीं कटेगा, यानी 18 और 25 का जो मैसा होगा प्यारे बच्चों वो 1 हो जाएगा। इसलिए 18, 25 एक सहअभाज्य संख्याएं होंगी। क्या होंगी? सहअभाज्य संख्या होंगी। देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न संख्या 9 की बात कर रहा है कि एक परिमेय संख्या, तो एक परिमेय संख्या प्यारे बच्चों हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, मतलब जितनी भी गिनतियां हैं सभी क्या है? परिमेय संख्या है। और एक अपरिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्या हो गया, रूट में 2 हो गया, रूट में 3 हो गया, रूट में 5 हो गया, ये सब अपरिमेय संख्या है। इनका अंतर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो देख रहे हैं 2 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। इनकी जगह पे आप अगर यहाँ 1 लिखे होते तो 1 माइनस रूट 2 होता, यह भी क्या होता? एक अपरिमेय संख्या। इसके जगह पे आप 3 लिखे होते तो 3 माइनस रूट में अगर 5 लिखे होते तब भी ये क्या है? अपरिमेय संख्या। इसका मतलब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो घटाना होता है, जो अंतर होता है, वह सदैव एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, ये आपको 100 में 100 मार्क्स जरूर दिलाएगा। ये वीडियो आप ही लोग के लिए बनाया गया है, ठीक है, ताकि आप टॉप करें, देखिए थकना नहीं चाहिए। अगर हम एक आपको मोटिवेशनल चीज़ बताएं, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा करके खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं मोती सहज गहरे पानी में, मुट्ठियाँ हर बार उसकी खाली नहीं जाती हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है प्यारे बच्चों। इसलिए आपको कहीं न कहीं तन मन धन लगा करके पढ़ना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। 10वें प्रश्न की अगर बात करते हैं, 10वें प्रश्न की बात करते हैं तो निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? तो देखिए ये रूट के अंदर है, परिमेय संख्या नहीं है, रूट के अंदर है, परिमेय संख्या नहीं है, यह भी रूट के अंदर है, परिमेय संख्या नहीं है। देखिए रूट मायने नहीं रखता है, अगर रूट के अंदर है उसका ठीक ठाक वर्गमूल, ठीक ठाक घनमूल निकल रहा है तब तो वह परिमेय संख्या है, लेकिन अगर नहीं निकल पा रहा है तो वह परिमेय संख्या नहीं है। तो न तो ये बाहर निकल पाएगा, न तो ये बाहर निकल पाएगा और न ही ये बाहर निकल पाएगा। अतः ऑप्शन नंबर सी ही क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो आप एग्ज़ाम हॉल में जब बैठोगे तो ये एलिमिनेट करना सीख जाइए कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। जब तीनों नहीं है तो चौथा तो ऑटोमेटिक होगा ही होगा। बात समझ में आया? कैसा लग रहा है आपको क्लास? चलिए आगे चलते हैं। इत्मीनान से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है प्यारे बच्चों। 11 नंबर पे आते हैं। कह रहा है कि लैसे 12, 21 का कितना दिया है? 84, और इसी का आपको मैसा ज्ञात करना है, इसी का आपको मैसा ज्ञात करना है। तो देखिए संख्या है 12 और 21 है,
देखिए अब इसी का मैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से भाग लगा दे। चलिए ठीक है, एक हद तक सोच सकते हैं 33 है, लेकिन 33 जो है 12 को भाग लगा पाएगी नहीं, इसका मतलब यह नहीं हो सकता है। इससे बड़ा ऑप्शन कौन है? 7 है। क्या 7 12 को डिवाइड करेगी? नहीं। क्या 7 21 को डिवाइड करेगी? हाँ, एक को डिवाइड करने से नहीं होगा और डिवाइड करना चाहिए दोनों को। तो ये 7 इसको तो डिवाइड कर देगी बट इसको डिवाइड नहीं कर पाएगी, इसलिए 7 के बाद कौन बड़ा ऑप्शन है? 6 है। क्या 6 इसको काटेगी? 6 12 को काट देगी, लेकिन 6 21 को नहीं काट पाएगी, इसलिए यह भी इसका मैसे नहीं होगा। तो जब तीनों नहीं है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। मेहनत आपको करना है ताकि अपने माँ बाप के सपनों को आपको पूरा करना है। देखिए जब आप यही 2 4 10 दिन मेहनत कर देंगे तो आपकी मार्कशीट में एक रंग लाएगा। ठीक है, जिस दिन रिजल्ट प्यारे बच्चों निकलता है, हम आपसे क्या बात करें, जिस दिन रिजल्ट निकलता है लोग इतना ज़्यादा डर जाते हैं। अरे भाई, डरेगा वही जो पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ के जाते हैं तो उस दिन आपको रिज़ल्ट का अपना बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और आप उस दिन बहुत खुश रहेंगे कि मेरा सबसे ज़्यादा मार्क्स आया है। ठीक है, वह अपने आपकी ज़िंदगी का वह सबसे अहम पल होता है। वो खुशी आप फिर से रियलाइज़ करेंगे कि किस तरीके से ये मार्कशीट निकलता है। यही तो कक्षा 10 है। चलिए, इसीलिए मेहनत कीजिए। अगर हम 12 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं, 140 के अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 140 को जैसे आप लैसे निकालते हैं ऐसे उका काटते हैं। 2 से 70 हो जाएगा, 2 से 35 हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। फिर 3 से कटेगा नहीं, तो किससे कटेगा? 5 से। किससे कटेगा? 5 से। तो 5 से 5 7 35, फिर ये 7। तो क्या कटा? 2 बार 2 आया तो 2 पे 5 और 2, 1 बार 5 आया, 1 बार 7। तो कहाँ है ये? कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में देखिए, यहाँ है। टुकुर यहाँ देख रहा है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए भाज्य की बात कर रहा है। किसकी बात? भाज्य की बात, भाजक की बात, भागफल की बात, शेषफल के बीच की संबंध की बात कर रहा है। तो शायद आप जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो इसका फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अगर मैं आपको बताता चलूँ, ये बीच वाला जो होता है ये भाज्य होता है, ये जो होता है ये भाजक होता है, और ऊपर जो होता है ये भागफल होता है, और नीचे जो होता है वो शेषफल होता है। क्या होता है? शेषफल होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। 2023 में कोई पूछा है, कोई 2024 में पूछा है, कोई 2022 में पूछा है। हम इन क्वेश्चंस को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये आपको पढ़ के जाना ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इसी वैरायटी से, इसी टाइप से क्वेश्चंस एग्जामिनर बनाता है। अगर यकीन मानिए, अगर पूरे क्वेश्चंस को आप बड़ी शिद्दत के साथ कर लेंगे तो आपको कहीं न कहीं ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप कहीं न कहीं 100 में 100 आउट ऑफ स्कोर कर पाओगे, बहुत ही ईजिली कर पाओगे। ठीक है ना, क्योंकि क्लास 10th का पेपर बहुत इजी होता है प्यारे बच्चों। कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा सा मेहनत करेगा तो 100 में 100 नंबर लेके आएगा। ध्यान रहे, हर किसी सब्जेक्ट में नंबर कट जाएंगे, लेकिन गणितीय में नंबर भैया नहीं कटता है। गणितीय कहता है कि हम नंबर कटने नहीं देंगे। चलिए आगे, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 125 70 को विभाजित करने पर शेषफल 8 और 5 प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो देखिए जब इस तरीके का क्वेश्चन जब आपको देगा तो 125 जो देगा और 70 जो देगा, जो भी संख्या देगा, उसी में से जो शेषफल बचेगा वो घटा देंगे। और घटाने के बाद क्योंकि ये बड़ी से बड़ी पूछा है इसलिए उसका हम में से निकालेंगे।
तो देखिए 125 में से जब 8 निकालेंगे तो बचेगा 117, बचा कि नहीं बचा। और 70 में से जब ये 5 निकालेंगे तो बचेगा 65। तो बताइए 117 और 65 का मैसा कितना हो जाएगा। तो मैसा क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या। क्या 17 से 117 डिवाइड है, नहीं। अब इसके बाद 17 कट गया। अब चलते हैं इससे बड़ा, 17 के बाद 14, क्या 14 से कटेगा, नहीं। 13 से, हाँ 13 से 117 भी कटेगा, 13 से 65 भी कटेगा, इसलिए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसा लगा प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। ये देखिए यही तो क्वेश्चनवा है, यही क्वेश्चनवा है जो कक्षा 10 के बच्चों को पगलवाया हुआ है, ठीक है ना। यही क्वेश्चनवा है, यही बेईमान है सबसे ज़्यादा। 17 नंबर ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि किसी, हर साल पूछता है, किसी धनात्मक पूर्णांक यानी क्यू के लिए प्रत्येक धनात्मक एक होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये प्रत्येक धनात्मक संख्या होती है। अब क्यू का मान क्या हो जाएगा, क्यू का मान या तो आप 0 लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, डॉट 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 कोई भी लीजिए। अब इसमें से कौन है, ए है, बी है, सी है, डी है, कौन ऐसा ऑप्शन है जो क्यू की जगह पे 0, 1, 2, 3, 4 मान रख देने पर पहले उत्तर 1 आवे, 2 आवे, 3 आवे, 4 आवे, जिससे आएगा वही सही हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए क्यू का मान प्यारे बच्चों, यहाँ अगर 0 रख देंगे तो 0 - 1 उत्तर -1 आ जाएगा। ये धनात्मक संख्या आया, नहीं आया, इसलिए पहला ऑप्शन कैंसिल, पहले को मैंने उड़ा दिया। अब चलिए सी वाला देख लिया जाए। देखिए 2 के जगह पे अगर क्यू के जगह 0 रखेंगे तो आ गया 0, चलिए ठीक है मान लिया। लेकिन अगर इसके जगह पे 1 रखेंगे, देखिए 0 पहले रख दिए हैं, अब 1 रखना पड़ेगा। तो 2 से जब 1 में गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखिए बीचों में कर 1 तो गायब हो गया, इसका मतलब यह भी ससुरा बैठेगा नहीं। आगे चलते हैं, डी वाला ऑप्शन देखते हैं। लिखा है 2q + का 1 लिखा है। पहले आप यहाँ 0 रखोगे तो 2 सुनाए 0 अब +1 तो यानी 1 हो जाएगा, बस में आगे यहाँ 1 रखिए तो 2 1 कम में 2, देखिए यहाँ 2 1 कम में 2 और 2 1 3, अब यहाँ 3 हो गया। तो भाई 1 के बाद 3 आता है, नहीं, इसका मतलब यह भी ऑप्शन नहीं है। तो चलिए बी वाला देखते हैं। हाँ, क्यू की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 1 1 हो जाएगा, बैठ गया। क्यू की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 1 2 बैठ गया। क्यू की जगह पे 2 रखेंगे 2 1 3 बैठ गया। क्यू की जगह पे 3 रखेंगे 3 1 4 बैठ गया। क्यू की जगह पे 4 रखेंगे 4 1 5 बैठ गया। देखिए एक प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्या आ रहा है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ, आया कि नहीं आया? आई लो मजाक कर रहे हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हंसी अगर लगेगी तो शायद आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा आपको हंसी आएगी तो क्लास में मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप देख पा रहे हैं तो लिखा है 26 156 का लैसे दिया 156, तो इसका पूछ रहा है मैसा क्या होगा। तो देखिए 26 लिख दीजिए, गुणे 156 लिख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए किससे, डिवाइड कर दीजिए 156 से। क्यों? क्योंकि मैसे गुणे लैसे बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो देखिए यहाँ मैसे, यहाँ गुणे लैसे, यहाँ पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो मैसे गुणे लैसे मैसे, देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ऊपर लिख दिया हूँ, और यहाँ लैसे दे दिया है। अब ये जाएगा इधर भागा नहीं करेगा, तो जब भाग करेगा तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लैसे, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लैसे। 156 से 56 कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 26। ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना। नहीं दिख रहा है, चलिए आपको दिखा दे रहे हैं ताकि आपको दिख जाए। देखिए ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 माने खतरा वाला।
कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, आ गया ना, बड़ी से बड़ी संख्या जब भी बोलेगा आपको निकालना है में से। क्या निकालना है? में से। तो यानी 245 1037। अब प्रत्येक की दशा में शेषफल 5 बचे। अभी तक 8 बच रहा था, 5 तो दोनों घटा रहे थे, तो इन दोनों में से इसमें से 5 घटा देंगे, इसमें से 5 घटाएंगे, तो 5 घटाएंगे तो हो जाएगा बबुआ 240। अब 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 1032 5 37। अब बताइए इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 240 को भी काटेगा, भाग लगाएगा, और 1032 को भी भाग लगाएगा? बात समझ में आया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? देखिए ये लास्ट में 25 है, लास्ट में 25 है, ध्यान दीजिएगा, लास्ट में 25 है। अगर लास्ट में 25 है, 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 तो 25 जो है कभी इसको काट नहीं पाएगा, ठीक है ना, ये काट नहीं पाएगा। इसका मतलब काट कौन पाएगा? काट पाएगा इसका में से हो जाएगा कितना? 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। ये जो लिखा है ये गलत है, ये क्या है? ये गलत है। चलिए हम आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है अभी तक कितना आया था 240 और 1032 आया था। तो 240 1032 का जब आप में से लोगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। देखा? आप निकालिएगा, आ जाएगा। नहीं आएगा तो ऐसे निकालिएगा, 240 भागा 1032, 1032। बस में भाग देंगे तो लास्ट में कितना आएगा? 24 आएगा। वही उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, बिना किसी देरी के आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर, 144 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योगफल कितना हो जाएगा? 144 की बात किया है, तो देखिए कह रहा है कि 140 के, कह रहा है कि 140 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल, यानी उनको जोड़ना है। तो 140 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो 2 आया कितनी बार? 1 2 3 4 5। तो 2 आ गया कितनी बार? 5 बार आया ना। 1 2 3 4 5 बार। अब 3 आया है, 3 आया है 2 बार, 3 आया है 2 बार, 3 आया है 2 बार। कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो बताइए 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32, क्या आएगा? 32। अब 32 नहीं है, एक बार चेक कर लें। 9 दूना 18 के 8 और 9 3 27 1 28, तो 288 हो रहा है। इसका मतलब यह अभाज्य गुणनखंड क्या है दोस्तों? गलत है। तो चलिए अब हम निकाल देते हैं। ये ससुरा कितबिया वाला गलत 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 निकला है, तो हम सही निकाल दे रहे हैं। 144 का हम निकाल दे रहे हैं। 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 से 36 गुना। देखिए 2 से किसी संख्या को काटा जाता है तो आधी हो जाती है। 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1 हो गया। तो देखिए 1 2 3 4, तो 2 आ गया है 4 बार। अब 3 आ गया है 2 बार, 3 आ गया 2 बार। तो इनके घातों का योगफल कितना है? घातों का योगफल 2 और 4 कितना? 6 आ गया। कितना आ गया? 6। तो इसका जवाब आ जाएगा कितना? 6 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि इन 2 संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं का लैसे दे दिया है इतना, तो पूछ रहा है में से। इसका मतलब इसी संख्या से इसको भाग करना है। क्या करना है? भाग करना है। तो देखिए ये वाली संख्या, अगर ये 2 संख्या है तो में से गुणे लैसे बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो यही संख्या आएगी, इसको भाग करेगी। यानी इसी के नीचे 3168 आप लिख देंगे, ठीक है ना। अब इससे जब आप भाग लगाएंगे तो भाग लगाने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। देखिए ये यहाँ दिख रहा है, अब ये वाला गुणा में है, आएगा इधर भाग करेगा, इसके नीचे आ जाएगा, और जैसे इसके नीचे आएगा जब ये भाग लगाएगा तो इसका उत्तर आ जाएगा कितना? 12 आ जाएगा, ठीक है। आगे उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी।
अगर आ रही है बात तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जी सर सब कुछ समझ में आ रहा है। जय हिंद। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या जिसके केवल दो फैक्टर हों, दो FACTOR, जिसके केवल दो फैक्टर हों, केवल दो गुणनखंड हों। ठीक है, तो देखिए दो के केवल दो गुणनखंड हैं। ये एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, तो 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखिए अभाज्य अगर अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, बस में 41 है, 43 है। तो ये सब संख्याएं जो हैं वो क्या है, अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, 3 है। बात समझ में आया। तो ये बात आप ध्यान रखोगे। चलिए आगे चलते हैं। पूरा ललकार दिए हैं गुरु आप ही तो एक हैं। आगे देखिए कह रहा है कि 731/625 का दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या कितनी होगी। देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर हर में 2 गुणे 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही अंकों पर दशमलव लगता है। जितने 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे। चलिए आपको क्वेश्चंस के माध्यम से समझाते हैं। देखिए यहाँ ऊपर लिखा है 731, ध्यान दीजिएगा, और नीचे 625 जो लिखा है यहाँ भी वही लिखा है। ऊपर जो लिखा है अभी वही लिखा है, 625 जो लिखा है वही लिखा है। ये वाला नंबर जो लिखा है अभी कॉपी कर दिया है। अब 625 को उन्होंने क्या किया है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिया है। तब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तब 5 × 25 = 25, 25 = 125, 25 = 625। इसका मतलब इसको 5 पावर 4 लिख सकते हैं। 625 को 5 पावर 4 लिख सकते हैं। तो देखिए हमने बोला 2 और 5 का जोड़ा बनना चाहिए, तो यहाँ 2 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, केवल 5 ही आ रहा है केवल। तो ये देख रहे हैं 5 पावर 4 आ रहा है। तो देखिए हम बोले हैं 2 और 5 का जोड़ा बनना चाहिए, तो केवल 5 आके रसगुल्ला काम थोड़ी करेगा, इसकी बेबी को बुलाएंगे यानी 2 भी। अब ये 4 बार है तो 4 ये भी होगा। तो रसगुल्ला ये अपने मन से हम रख रहे हैं, इसलिए ऊपर भी 2 पे पावर 4 से गुणा करेंगे। ठीक है ना, ऊपर भी 2 पे पावर 4 से गुणा करेंगे। तो देखिए ये 2 पे पावर 5 पावर 4 है, तो ये भी 5 पावर 4 है। अपने मन से 2 पे पावर 4 अगर यहाँ किया है तो 2 पे पावर 4 यहाँ भी किया है। बात समझ में आया। अब आगे 731 यहाँ है, 731 यहाँ है, 2 पे पावर 4 16 होता है, 16 से गुणा हो गया। अब ये 2 और 5 का जोड़ा बन गया, कितनी बार, 4 बार। अगर 4 बार बन गया तो नीचे 1 2 3 4 बार 0 आ गया, और ऊपर गुणा करने पर ये इतना आ गया। अब इसके बाद 1 2 3 4 0 है तो 4 अंक पे दशमलव आ जाएगा, 1 2 3 4 अंक पे दशमलव आ गया, तो यही इसका दशमलव प्रसार हो गया। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। ये पुराने वाले सिलेबस में था, निकल चुका है, लेकिन ये 2023 में पूछा गया था, इसलिए इसको हमने बता दिया। चलिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया, फिर से आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जो भी दिया है प्यारे बच्चों उसको ऐसे रहने दो। ये आप याद रखिएगा, 2 5 के जितने जोड़े बनेंगे हर में उतने ही 0 आएंगे। आगे 125 है, तो अगर 125, तो देखिए 125 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 × 25 = 25, 25 125, यानी इसे 5 पावर 3 लिख सकते हैं। लेकिन देखिए अकेले 5 से काम थोड़ी चलेगा, यानी इसका मतलब 2 पे पावर 3 भी इसको चाहिए। तो ये 2 पे पावर 3 आप अपने मन से रखेंगे, इसका मतलब ऊपर भी 2 पे पावर 3 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर भी और नीचे रहेगा। तो नीचे 2 पे पावर 3 और 5 पावर 3 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यही किया है कि नहीं किया है, जरूर करेगा। ये क्वेश्चन दिया है, हाँ ठीक किया है। ऊपर वाला उतार दिया है, ठीक किया है। ये 25 को लिखा है 5 पावर 3, तो अपने मन से 2 पे पावर 3 किया, तो यहाँ किया, तो देखिए ऊपर किया कि नहीं किया, कर दिया। 129 था
तो 29 अपने जगह पे, यही वाला चीज़ एडवांस किया है, नीचे से हमने यहाँ नीचे ऐड किया है तो ऊपर भी कर दिया। अब ये 2 पे पावर 3 का मतलब हो गया 8, और 129 पहले से ही था। ये 2 पे पावर 5 का बन गया क्या, 3 बार जोड़ा बन गया। 3 बार जोड़ा बन गया तो नीचे 3 जीरो आ गया। इसका गुणा करेंगे तो 1032 हो जाएगा। अब 1 2 3 है तो 3 अंक पे दशमलव, 1 2 3 अंक पे यहाँ दशमलव आ गया है, बस दशमलव प्रसार हो गया। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे देखिए 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 2 है तो इसका मतलब 5 पे पावर 2 भी होना चाहिए, 5 पे पावर 2 भी होना चाहिए। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा कितना, 2 अंक पे हो जाएगा, 2 अंक पे हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। देखिए हम 5 पावर 2 अपने मन से लगा रहे हैं तो यही गुणा 5 पावर 2, हाँ, यानी यहाँ 5 एक बार है तो यहाँ 5 एक बार ऊपर कर देंगे गुणा, और एक बार कर देंगे नीचे गुणा, तो ये भी 2 हो जाएगा और यह भी 2 बार हो गया। बस 17 पचे हो गया कितना, 85, और 2 अंक पे दशमलव तो 0.85। आगे अगला 24 नंबर, 156 के अभाज्य गुणनखंड होगा। अब 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा तो देखिए ध्यान से, 156 का आप इस तरीके से निकाल लेंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड यही होगा, 2 पे पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। बात समझ आया, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं आगे। ये कह रहा है कि 25 नंबर, देखिए ध्यान दीजिए, 25 नंबर मिस मत कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। अब देखिए ये बाहर नहीं निकलेगा, ये बाहर नहीं निकलेगा। ये तो देख रहे हैं कि न तो टर्मिनेटर, मतलब ये न तो शांत है, जब शांत नहीं है तो इसका मतलब यह भी परिमेय संख्या नहीं है। और 9 तो बाहर निकल ही जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, 3 एक परिमेय संख्या आता है, √9 एक परिमेय संख्या होगी। आगे चलते हैं दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन सेशन है, बहुत बेहतरीन है। इसको आप ध्यान से तन मन धन लगाइए, तन मन धन तुझ पे अर्पण। आगे 26 नंबर, ये बहुत मेहनत से कलेक्शन किया हूँ, क्वेश्चंस बनाना बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। किसी संख्या का 1/3 भाग 21 है, कोई संख्या है उसका 1/3 भाग कितना है, 21 है, तो 21 तिया 63 हो गया, कहाँ है ये, कहाँ है, बस में। आगे चलते हैं, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या। अब समतुल्य परिमेय संख्या क्या है, तो किसी परिमेय संख्या का समतुल्य परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो 2 होती हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो कोई लगा ही नहीं पाएगा। देखिए आप जानते हैं परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में होती है। देखिए जब P बराबर 0 न हो और Q बराबर भी 0 न हो तो उसे हम शून्योत्तर परिमेय संख्या कहते हैं। न तो ऊपर 0 हो न तो नीचे 0 हो। पास में इसका मतलब ये है, 1 शून्योत्तर परिमेय संख्या है, 2 शून्योत्तर परिमेय संख्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 0 को छोड़ करके। तो कह रहा है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल हमेशा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। चलिए प्रूफ करके दिखाते हैं। देखिए 2 क्या है, 2 क्या है, शून्योत्तर परिमेय संख्या है, बस में है। और रूट में 2 क्या है, रूट में 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब ये भागफल भाग के रूप में है। अब ये क्या आपको दिख रही है, सर यही तो एक अपरिमेय संख्या है। चलिए दूसरा, अगर यही 1 होता और इसका भागफल अगर हम बात करते √3 होता, यानी √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का भागफल ये √3, तो यह भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो इसका मतलब शून्योत्तर परिमेय संख्याओं, शून्योत्तर मतलब जो भी कुछ रहेगा नीचे डिवाइड करेंगे, तो कोई भी अपने नंबर से। देखिए 6 है परिमेय संख्या, देखिए मैं लिख रहा हूँ 6 क्या है, परिमेय संख्या। और कोई अपरिमेय संख्या बताइए, जैसे √5 हो गया, तब भी क्या हुआ, ये अपरिमेय संख्या हो गया, क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया। लेकिन ध्यान रहे, अगर हम आपको बात बताएं अपवाद की, किसी को बताइएगा मत, एक कॉपचा में लिख लीजिएगा अपवाद। अगर हम
अगर हम p के जगह पे 0 रख देंगे तो ये परिमित संख्या हो जाएगी। कैसे? जैसे ऊपर 0 हो जाए और नीचे कोई भी अपरिमित संख्या हो जाए, जब इससे आप भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा क्या? 0। और 0 क्या है? एक परिमित संख्या है, तो 0 इसलिए यहाँ बोल दिया है शून्योत्तर। बस में यही न बोला होता तो क्या होती है वो? परिमित संख्या। लेकिन शून्योत्तर बोल दिया है, इसका मतलब हो जाएगा अपरिमित संख्या। बहुत डिटेल में आपको मैं बता दिया हूँ, बहुत डिटेल में बता दिया हूँ। इस पे तो इनाम देना चाहिए। चलिए ठीक है, सॉरी। ये कह रहा है कि हर एक 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में आधार ज्ञात कीजिए। अब देखिए वही है, दशमलव प्रसार की बात कर रहा है। अब देखिए, जब नीचे केवल 2 और 5 हों, इन पे घात कुछ भी हो, तभी इनका दशमलव प्रसार आप बता पाओगे। अगर इनके सिवा अगर दूसरा कोई आया तो नहीं बता पाएंगे। बस में देखिए यहाँ 12 ऊपर का मतलब कुछ नहीं होता है, ऊपर जो है वो वैसे ही लिखा जाएगा, सब काम नीचे है। 1250 को उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने जब उसका फैक्टर किया है तो 2 पे पावर 1 गुणे 5 पे पावर 4 आया। ठीक है, अब यहाँ भी कितना चाहिए? 4 चाहिए। 2 पे भी क्या चाहिए? 4 चाहिए। इसका मतलब 2 पे पावर 4 यहाँ किया अपने मन से। किया कि नहीं किया? किया। जब यहाँ अपने मन से 2 पे पावर 4 करेगा तो यहाँ भी 2 पे पावर 4 करना पड़ेगा। और 2 पे पावर 4 जो होता है, देखिए यहाँ 2 पे पावर 1 पहले से है, तो यानी यहाँ 2 पे पावर 3 करना पड़ेगा नीचे। और नीचे 2 पे पावर 3 जब करेंगे तो ऊपर भी 2 पे पावर 3 करना पड़ेगा। तो 2 पे पावर 3 का मतलब होता है 8। तो इसका जब गुणा करेंगे, इसका जब गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद वही आएगा। ये क्या आएगा? तो इसका गुणा करने पर 11 6 6 4 आएगा। और नीचे ये 4 बार है, इसलिए 1 2 3 4 हो जाएगा। और 4 अंक पे दशमलव हो जाएगा। ये 2 ये 2 4 अंक पे दशमलव हो गया। उम्मीद है समझ में आया। चलिए एक बार आपको और बता देते हैं, एक बार और बता देते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ये ऊपर जो लिखा है प्यारे बच्चों, ऊपर वाला ऐसे लिख देंगे। ठीक है, देखिए ऊपर लिखा है, ये 8 आया है, इसी को समझाना है। ये 1250 का सबसे पहले आप ऐसे 1250 आप लिखेंगे, जिस तरीके से तोड़ते हैं ऐसे तोड़ देंगे। तो तोड़ने के बाद पता चलेगा इसमें एक बार 2 आएगा, फिर 5 5 5 5 5, 1 2 3 4, 4 बार 5 आएगा और एक बार 2 आएगा। तो इसका मतलब है कि 5 जो है 4 बार आएगा, 5 जो है 4 बार आएगा और 2 एक बार आएगा। इसका मतलब ये 4 बार है, ये एक बार है, तो 3 बार अगर ये और रहता तो दोनों बराबर हो जाते, नहीं हो जाता? हो जाता। इसका मतलब 3 से हम नीचे गुणा कर देंगे, तो 3 ये और 2 ये कितना हो जाएगा? 2 पे पावर 4 ये भी हो जाएगा। तो जब 2 पे पावर 3 हमने नीचे किया है तो यही काम ऊपर करेंगे, नहीं करेंगे? करेंगे। तो 2 पे पावर 3 बराबर होता है 8 के, इसलिए 8 से यहाँ गुणा हो चुका है। ऊपर गुणा करेंगे ये आएगा, और ये दोनों हो गए 4 बार। इसका मतलब नीचे हो जाएगा कितना? 0 4 0। और नीचे जब 4 0 होगा तो ये बता देगा भाई साहब हम चौथे स्थान पे आएंगे। ये है दशमलव प्रसार। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। एक और बेहतरीन सवाल प्यारे बच्चों, एक और बेहतरीन सवाल आ गया। देखिए, हार जाते हैं वो जिनको अपने जीवन में कुछ करना नहीं होता है। जिनको अपने जीवन में कुछ करना नहीं होता है वही हार जाते हैं। इसलिए हमें हौसला बना के रखना है ताकि हम अपने मंजिल को आसानी से प्राप्त कर सकें। चलिए 30 नंबर, किसी पूर्णांक n, कोई पूर्णांक है n के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, ये इस तरीके से हो। बात समझ में आया? ये इस तरीके से हो, ये इस तरीके से हो। अगर ये इस तरीके से है तो n एक पूर्णांक संख्या क्या है? 0 1 2 3 4 5, ये कोई भी संख्या हो। तो चलिए रख के चेक करते हैं। ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये देखिए n बराबर 0 रखेंगे, हाँ हो गया। 1 रखेंगे तब 2 भी रख देंगे, तीनों भी रख देंगे। लेकिन ये केवल विषम की बात किया है, तो ये कहाँ से आ रहा है? ये आना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, ये 2 है, 0 रखेंगे 0 आ जाएगा। 1 रखेंगे 2 एकम में 2 आ जाएगा। 2 रखें तो 2 दूना 4, तो ये सब सम संख्या आ रहा है, ये हो नहीं सकता है। आगे इसके जगह पे 0 रखेंगे। देखिए एक बार मिटा दें हम, उसके बाद फिर हम आपको बता रहे हैं। देखिए
यहाँ 0 रखेंगे तो 0 + 1 = 1 हो गया, विषम संख्या, वेरी गुड। अब 1 रखेंगे, 1 + 1 2, ये सम संख्या नहीं है, इसका मतलब यह भी नहीं होगा। तो ये सर प्रूफ करके दिखाइए। चलिए दिखा देते हैं। 2 × 0 + 1 = 2 सुना है, 0 + 1 तो उत्तर 1, विषम संख्या आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए 2 × n का मान, यहाँ देखिए n है, यहाँ n है तो 1 हो गया। अब प्लस का 1, 2 1 में 2 और 2 1 3, तो देखिए कितना आ गया? 3। यह भी विषम संख्या है। आगे चेक कीजिए, 2 × अब यहाँ इसके जगह पे आप 2 रख देंगे। एक सुनिए, अब पहले 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रख रहे हैं, 2 दूना 4, आप प्लस का 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 5। तो देखिए हर बार विषम संख्या प्राप्त हो रही नहीं हो रही है, अतः इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये सुनिए, अब बार बार ये कहा अगर जाए बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये गलत बात है। आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप होशियार हैं। देखिए 2023 में पूछा है, 22 में पूछा है, 19 में पूछा है, 24 में पूछा है, हर साल है तो पूछता है भैया, हर साल पूछता है। इसलिए इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जरूर कर लेंगे, आपको और बच्चों से अलग बना देगा। 31 नंबर की बात करते हैं। 31 नंबर की, किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। समपूर्णांक का रूप होगा। अब यम के लिए यम कोई पूर्णांक है तो देखिए 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6, लेकिन अब फिर क्या आना चाहिए? समपूर्णांक आना चाहिए। तो देखिए यम की जगह पर रखेंगे तो यहाँ ये यम की जगह पर रखेंगे तो 0 भी होगा, 1 होगा, 1 तो विषम संख्या है, इसका मतलब यह ऑप्शन नहीं होगा। आगे चलिए, यहाँ 0 रखेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, विषम आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। आगे यहाँ रखते हैं, पहले 0 रखेंगे 0 आ जाएगा, सही है। यहाँ 1 रखेंगे आ जाएगा 2, सही है। देखिए यहाँ 0 रखने पे 0 आएगा, 1 रखने पे 2 आएगा, 2 रखने पे 4 आएगा, और 3 रखने पे 6 आएगा, 4 रखने पे 8। तो देख रहे हैं ये सब पूरा समय संख्या तो प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब यही वाला मैच कर दिया, यही वाला ऑप्शन राइट है। और यहाँ ये देख लीजिए, देखिए 2 सुना है 0 और 0 में 1 करेंगे तो 1 1 एक विषम संख्या है, कोई दिक्कत। और यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यह भी एक विषम संख्या है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं। कह रहा है कि शांत दशमलव को शांत दशमलव, देखिए शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमित संख्या क्या है? तो देखिए क्या है, देखिए ध्यान से, जिसके नीचे 2 और 5 के गुणा होंगे। 2 और 5 है नीचे, जिसके हर में 2 और 5 होगा। सिर्फ 2 और 5, केवल 2 हो तब भी चलेगा, केवल 5 हो तब भी चलेगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या है तो वह शांत दशमलव नहीं हो सकता है। फिर से एक बार नोट कीजिए, फिर से नोट करो एक बार। मैं बोला हूँ कि अगर हर हर महादेव, अगर हर में, कहाँ हर में केवल 2 हो या फिर केवल 5 हो, केवल 2 हो, केवल 5 हो, या 2 और 5 हो, तो वो शांत दशमलव है। लेकिन अगर इनके साथ अगर कोई आ गया तो कभी शांत दशमलव नहीं हो सकते हैं। तो देखिए 164 में 5 नहीं आता है, ठीक है ना। 165 में 164 में नहीं आता है। इसमें भी देखिए, इसमें 3 आ जाएगा, इसमें भी अगला नंबर आ जाएगा। लेकिन 625 में 5 पचे 25 पचे 125 पचे 625, केवल 5 आ रहा है। तो केवल 5 आ जाए या केवल 2 आ जाए या दोनों आ जाए तभी शांत होता है। तो यही वाला मैच कर दिया। आगे चलते हैं। देखिए कोई 2 पूर्णांक है, अब इसी का क्या, देखिए अगर इसका मैसे, तो ये पहली 2 पूर्णांक है, इसका मैसे बात करेंगे ये ए बी, और इसका लैसे बात करते हैं ये भी ए बी हो जाएगा। तो ये देखिए ए बी यहाँ है, ए बी यहाँ है, ए बी यहाँ है, ऑप्शन नंबर डी राइट है, ठीक है ना। अगला ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे ज़रूर दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन सब क्वेश्चंस को मैं ज़रूर कराऊंगा। 24 में पूछा है, 22 में पूछा है, 20 में पूछा है, पता नहीं कब कब पूछा है भैया। बात समझ में आया? आगे चलते हैं। देखिए अब ये अगला चैप्टर आ गया। ये पहले चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी प्रश्नों को मैंने करवा डाला। यकीन मानिए दोस्त, इससे बाहर पहले चैप्टर से एक भी क्वेश्चंस नहीं बनेगा।
सिर्फ यही पैटर्न है, सिर्फ यही पैटर्न है। इस सवाल को मैंने नहीं बनाया है, ये आयोग द्वारा पूछे गए हैं, एग्जामिनर के द्वारा पूछे गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ोगे। अब हम चैप्टर 2 पे आ चुके हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि क्लास 10th के एग्ज़ाम का बिगुल बज चुका है, परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। इस दौरान आप सभी की तैयारी उम्मीद है ज़ोरों शोरों पे चल रही होंगी। तो चलिए इसी श्रृंखला में अब अगले अध्याय का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि जब मूलों का योगफल पूछेगा तब फार्मूला -b/a याद करना है। मूलों का योगफल पूछेगा -b/a और गुणनफल पूछेगा तो c/a। ये पहला वाला a होगा, दूसरा वाला b होगा, तीसरा वाला c होगा। हमेशा ही पैटर्न आपको याद रखना है। तो देखिए, ये a है, ये b है और ये c है। यहाँ पूछा है योगफल, पूछा है ना योगफल। योगफल का फार्मूला -b/a आप जान ही रहे हैं। यहाँ हो गया, ये माइनस यहाँ लिखा है, यहाँ माइनस लगा दे रहे हैं। b का मान देखिए कितना है, यहाँ 5 है, तो 5 बटे यहाँ नीचे a है, तो a का मान कितना है, यहाँ देखिए 3। तो उत्तर आ गया -5/3। कहाँ है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आंसर नंबर 20 राइट आंसर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ यह भी द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद है तो पूछा है शून्यांकों का योगफल। आप फार्मूला अब आपको याद हो गया होगा, -b/a। b कहाँ है, तो ये a होता है, ये b है और ये क्या है, c है। तो b की वैल्यू क्या है, -4। तो ये माइनस पहले से है, 2 बार माइनस आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा। a की वैल्यू कितना है, 4 है। तो 4 4 से कटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 आंसर यहाँ है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ एक त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक, देखिए जब 2 घात बहुपद होगा तो उसमें अधिकतम शून्यांकों की संख्या 2 होगा। और जब त्रिघात बहुपद होगा मतलब जितने घात होते हैं उतने शून्यांक ही निकलते हैं। तो घात 2 है तो 2 शून्यांक, घात 3 है तो 3 शून्यांक, और घात 4 है तो 4 शून्यांक। इसी तरीके से निकलते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ 3 घात वाला पूछा है तो अधिकतम शून्यांकों की संख्या 3 होगी। आगे चौथा प्रश्न देखिए, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। तो 2 घात में कितने होते हैं, 2। आगे लिखा है m बराबर 5, n बराबर m+7। तो m² + n² का मान क्या है, चलिए निकाल के दिखाते हैं। देखिए यहाँ m के जगह पे कितना, 5। तो यहाँ जब 5 हो जाएगा और ये प्लस का 7, तो ये कितना हो गया, n बराबर। तो n बराबर हो गया कितना, 12। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो आपको पता है m बराबर 5 कहाँ सर, यहाँ। n बराबर कितना सर, देखिए n बराबर यहाँ निकल गया कितना, 12। तो यहाँ m के जगह पे जब रखेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। अब +12 के जगह n के जगह पर रखेंगे 12, 12 × 144 हो जाएगा। तो देखिए 144 आया है और 25 आया है। तो ये 5 4 9 और ये 4 2 6, ये 169 आया ना। तो यानी करड़ी में आ गया 169। 169 का जो वर्गमूल होता है वो कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। 13 ऑप्शन कहाँ है, एक बार इरेज कर लेना है, फिर आपको मैं दिखा रहा हूँ 13 कहाँ है, कहाँ छुप करके बैठा है। तो 13 यहाँ है ऑप्शन नंबर सी में। आगे चलते हैं, ये इस तरीके से लगाया हुआ है। अब देखिए यहाँ ये कह रहा है 6वां प्रश्न, किसी बहुपद के लिए f ब्रैकेट्स में x के लिए, y ब्रैकेट्स में x के लिए ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में शून्यांकों की संख्या होगी। देखिए ये आपको दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं x अक्ष, इसे बोलते हैं y अक्ष। देखिए x अक्ष को जितनी लाइनें काटती हैं उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, उतने शून्यांक निकलते हैं। अगर यहाँ से कोई रेखा जाती है तो क्या x को कहीं टच की, नहीं, इसका मतलब शून्यांकों की संख्या 0। लेकिन जैसे टच की, देखिए यहाँ एक बार टच कर रही है, अतः शून्यांकों की संख्या 1।
अब यही नीचे आ जाएगी तो यहाँ भी टच कर रही है, यहाँ भी टच कर रही है, इसका मतलब शून्यांकों की संख्या 2। अब आप समझ चुके हैं कि अगर x को कोई रेखा जितनी बार काटेगी उतने ही शून्यांक होंगे। तो देखिए ये तो y है, मुझे इससे मतलब नहीं है, ये तो y है, मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब सिर्फ इस लाइन से है। तो रेखा कहाँ काट रही है? यहाँ केवल एक ही बिंदु पे काट रही है, अतः शून्यांकों की संख्या 1 हो जाएगी। आगे 7वां प्रश्न है, बहुपद x² + 7x + 10 में शून्यांक होंगे, कौन सा शून्यांक होगा? तो चलिए सवाल को अब हम लगा ही देते हैं। ये सवाल देखिए, चूँकि पेन का थोड़ा सा अभाव है इसलिए सवाल को थोड़ा जल्दबाजी में लगाएंगे, वैसे ही थोड़ा आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो ये है सवाल है x² प्लस का 7x और प्लस का 10 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 1 है, ठीक है, और लास्ट में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, यानी 1 गुणे 10, यानी अब आपको 10 लाना है। अब किस टेबल का पहाड़ा पढ़ना है? जिसका आप पहाड़ा पढ़ेंगे उसको जोड़ने पर बीच वाला आना चाहिए। तो हमने पढ़ा 2 × 5 = 10, यानी 2 5 को जोड़ने पर 7 हो जाएगा। तो यानी x² प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस का 10, यहाँ से x² ये है एक ब्रैकेट्स में, अब प्लस यहाँ हो जाएगा 2x और ये प्लस का ये 5x प्लस का हो जाएगा 10, x कॉमन हो जाएगा तो ये x प्लस का 2 हो जाएगा, और इसमें से 5 कॉमन हो जाएगा तो ये x + 2 हो जाएगा। तो देखिए x + 2 ये दोनों बराबर हो गया, तो ये x + 2 = 0 हो जाएगा। तो यानी x = -2 हो जाएगा, और यहाँ x + 5 = 0 हो जाएगा, तो x = -5। तो -2 -5 कहाँ है? -2 -5 कहाँ है? तो इसका आंसर दिख रहा है, आंसर सी नहीं ए। -2 -5 आया ना, -2 और -5 आया है, तो इसका जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ ये भी लगा दिया है, ठीक है, वही स्टेप है, ये स्टेप है, जितना बताया हूँ उतना अगर आपको आएगा तो ये -5 आया था, -2 आया था। आगे चलते हैं, फिर वही बात प्यारे बच्चों, फिर से ये है एक ग्राफ है, ग्राफ में जब तक x को कोई रेखा जितनी बार टच करेगा उतने ही शून्यांक होंगे। मुझे y से मतलब नहीं है, y से मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है मुझे x से, ठीक है ना, किससे? x से, इसी वाली रेखा से मतलब है। इसको कोई कितनी बार टच कर रहा है उसी को देखना है। देखिए यहाँ एक ग्राफ है, तो यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच किया और यहाँ टच किया, कितने जगह पे? 4 जगह पे टच किया, इसका मतलब शून्यांकों की संख्या कितना है? 4 है। आगे चलते हैं, यहाँ एक और ग्राफ आप देख पा रहे हैं, बहुत सुंदर प्यारा सा, लेकिन हनुमान जी की पूंछ की तरह टेढ़ है। देखिए यहाँ टच किया कि नहीं किया? किया। यहाँ छुआ है कि नहीं छुआ है? छुआ। यहाँ टच किया कि नहीं किया? कितने जगह? 3 जगह टच किया, अतः शून्यांकों की संख्या 3 हो जाएगी। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, लाजवाब प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि यहाँ x² माइनस का 2x और -3 के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा x² माइनस का 3x और प्लस का x और माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ x - 3 हो जाएगा, और यहाँ 1 कॉमन हो जाएगा तो ये x - 3 हो जाएगा। तो यहाँ x - 3 बराबर अगर आप 0 करेंगे तो आपको x बराबर 3 मिला कि नहीं मिला? x बराबर 3 मिल गया। और ये x + 1 बराबर अगर 0 करेंगे तो आपको x बराबर -1 मिलेगा, ठीक है। तो यानी आपको 3 चाहिए और -1 चाहिए, 3 और -1। 3 और -1 कहाँ है बताइए? 3 और -1 कहाँ है? तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी में है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। दिखा कि नहीं दिखा? दिखा। आगे देखिए यहाँ भी सॉल्यूशन है, यहाँ आपको अच्छा लगेगा तो आप यहाँ देख लीजिएगा। आगे चलते हैं,
एक एक सवाल लगाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन ये है कि पूरी तरीके से समझ जाएंगे तो बेहतर रहेगा। देखिए आगे यहाँ क्वेश्चन नंबर, यहाँ आप देखेंगे, यहाँ देखेंगे 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। द्विघात बहुपद का क्या मतलब, ये है कि जिसके दो शून्यांक हो, ठीक है ना, किसके दो शून्यांक हो। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज की बात हम कर ले रहे हैं। ये पहला ए वाला क्या कह रहा है, दिए गए ग्राफ के लिए बहुपद का कोई हल नहीं है। क्यों? क्योंकि यक्स को ये छू नहीं रहा है। जब यक्स को छुएगा तभी उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। तो ये टच नहीं किया, तो इसका इस बहुपद का कोई हल नहीं है। बी वाला देख लेते हैं क्या कह रहा है। कि कह रहा है कि दिए गए ग्राफ के लिए द्विघात बहुपद दोनों का समान हल है। अब दोनों का समान हल क्यों है? क्योंकि ये केवल यक्स को ही टच कर रहा है, इसलिए दोनों का एक ही हल होगा। अब केवल एक ही साइड टच कर रहा है, ठीक है ना, एक ही साइड टच कर रहा है और ये केवल यक्स को ही छू रहा है। आगे देखिए तीसरा वाला, देखिए दिए गए ग्राफ के लिए द्विघात बहुपद दोनों अलग अलग हैं। दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं, यानी उनके मूल क्या होंगे? दोनों अलग अलग होंगे। किसमें? तीसरे में। तो देखिए तीसरा क्या है, यहाँ यक्स को छू रहा है, यहाँ यक्स को छू रहा है, इधर की वैल्यू निगेटिव होती है, इधर की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए दोनों के जो हल होंगे वो अलग अलग होंगे। चौथा देख लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। चौथा, दिए गए विकल्पों में डी में दिया गया ग्राफ द्विघात बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वक्र यक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है। बताइए द्विघात समीकरण में, यानी द्विघात समीकरण में तो केवल दो ही मूल निकलते हैं, केवल दो ही शून्यांक होते हैं, और यहाँ तो 3 जगह काट दिया है, यहाँ काट दिया, यहाँ काट दिया, यहाँ, तो इसका मतलब 3 शून्यांक किसमें होते हैं? तो होता है त्रिघात बहुपद में। किसमें? त्रिघात बहुपद में। अतः यही जो है यही द्विघात बहुपद नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, ये आपका दूसरा चैप्टर भी खत्म हो गया। देखिए आप आ गए हैं पार्ट 3 पे, ठीक है। कहाँ? पार्ट 3 पे। पहला सवाल हंसते हंसते देखते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले इसे हल कीजिए। ये यहाँ से आपको x और y का मान निकालना है। कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिएगा। अगर ये प्यारे बच्चों, अगर ये x बटे a है, अगर ये बराबर y बटे b है, तो ये तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये x भी हो जाएगा, बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये ya हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ya हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये y इधर आएगा तो x बटे हो गया क्या? y, और ये a है पहले उधर, ये इधर a है तो a, और ये वाला b जाएगा इधर तो ये b। तो यहाँ x का मान a और y का मान b। तो y का मान क्या आ गया? b। यहाँ पूछा है y का मान क्या है, तो y का मान क्या है? b है, ठीक है ना। अब यहाँ रखेंगे तो समीकरण ये बराबर भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ a पहले से है, x की जगह पे a रखेंगे, प्लस यहाँ पहले से b है तो यहाँ b, और y की जगह पे यहाँ b रखेंगे तो ये खुद a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर हो गया, चूँकि इसके बराबर है कि नहीं है, तो यहाँ संतुष्ट हो गया समीकरण। इसका मतलब आपका y का मान कितना आ गया? y का मान कितना आ गया आपका? b आ गया। कितना आ गया? b आ गया। आगे चलते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल आ गया है। चौथा नंबर आप ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर, रैखिक समीकरण के युग्म x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16 दिया है। कह रहा है कि हलों की संख्या क्या है। तो मैं यहाँ एक जगह पूरा बता दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, अब बराबर हो जाए c1 बटे c2 के, ठीक है। तो ये जो है ये समपाती है। क्या है? ये समपाती है। और समपाती जब रहेगा तो इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे?
अनेक हल होगा। ये बात आपको याद रखना है समपाती के कंडीशन में। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर A1 बटे A2 इक्वल नॉट B1 बटे B2 होगा, ठीक है, तो ये कंडीशन होने पर ये प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है और इसका केवल एक हल होता है, एक हल होता है। बात समझ में आया? ये तीसरा आप देख पा रहे हैं यहाँ, अगर A1 बटे A2 बराबर हो जाए B1 बटे B2 के और ये बराबर न हो C1 बटे C2 के, ये कंडीशन जब होगी प्यारे बच्चों, ये समांतर की कंडीशन होगी। किसकी? समांतर की। जब समांतर होगा तो समांतर का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। बस में आया? हम आपको अब A1 B1 C1 अगर मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ यही सिचुएशन रखी जाएगी, ठीक है, यही 3 कंडीशन रखा जाएगा, यही 3 कंडीशन इसमें रखा जाएगा, ठीक है। कितना कंडीशन? 3 कंडीशन। कौन सा? एक आपको ये याद रखना है, दूसरा पीला वाला, तीसरा ये नीचे वाला, ठीक है ना। 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ अगर आपको तीनों कंडीशन याद है तो यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा x, थोड़ा सा पेन को चौड़ा कर दें, ये x माइनस का y और उधर से आएगा तो -8 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये A1, ठीक है, ये B1 और ये C1। मान मिला कि नहीं मिला? A1 की जगह पे 1 है, B1 की जगह पे 1 है, तो यानी इसके जगह पे 1, इसके जगह पे 1, C1 की जगह पे 8 है। कितना है? 8 है। बात समझ में आया? कितना है? 8 है कि नहीं? 8। लेकिन 8 से पहले यहाँ देखेंगे क्या है? माइनस, तो इसका मतलब ये माइनस का 8 है। y से पहले देखेंगे माइनस, यानी माइनस का 1 है। कोई दिक्कत नहीं, तो यानी a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू मिल गया। ऐसे ही सेकंड वाला अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये है 3x माइनस का 3y और उधर से आएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा। तो ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। तो देखिए A1 का मान आ गया 1 और नीचे आ गया 3, तो हो गया 1/3। फिर आगे ये -1 है और ये नीचे क्या है? 3 है। क्या है? 3 है, यानी नीचे क्या है? -3 है। तो देखिए ये वाला बराबर है कि नहीं है? बराबर है। आगे देखते हैं, ये -8 है और ये 16 है, तो यानी ये -8 है और ये माइनस का 16 है, यानी 1/2 है। तो देखिए 1/3 1/3 बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। अतः पहला बराबर दूसरा बराबर नहीं होता। किसमें? तो ये होता है समांतर में। किसमें होता है? समांतर में। और जब समांतर होगा तो इसका मतलब इसके कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये प्रश्न एक छूट गया, ये प्रश्न भी करवा दे रहे हैं। ये हो गया था ये वाला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा वाला प्रश्न देखिए। समीकरण 2x प्लस ay बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7। इसका आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप ज़रूर देंगे, ठीक है। इसका उत्तर आप करेंगे, कुछ आप भी करिए। आखिर पढ़ रहे हैं तो कुछ आपका भी तो दायित्व बनता है कि खाली देखने आए हैं ना। देखने से काम नहीं बनेगा बाबू, पढ़ने से काम बनेगा। देखिए ये प्रश्न देखिए, यहाँ आपको ये ये क्या है? ये A1 है, ये B1 है, ये B1 है, दूसरे नंबर पे B1 है और तीसरे नंबर पे C1 है। ऐसे A2, ऐसे B2, ऐसे C2। अब देखिए यहाँ 1 और यहाँ 3, तो हो गया 1/-3। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2, यहाँ 6, यानी 1/-6 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ 2 है, वहाँ 6 है, तो यहाँ 2/6। तो 2 1 में 2, 2 3 6, दोनों बराबर है कि नहीं है? तो पहले कंडीशन में पहला कंडीशन बराबर है। दूसरा देख लेते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो ये 5/1 है। पहला बराबर है लेकिन दूसरा बराबर नहीं है। और जब पहला बराबर होता है दूसरा बराबर नहीं होता है
तो उस कंडीशन में वो समांतर होता है, और जब समांतर होता है तो उसके कोई हल नहीं होते हैं। आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। अगला सबसे प्यारा प्रश्न आ गया है। देखिए यहाँ ये सवाल है, आप इस सवाल को देखिए, ध्यान से देखिए। अब मैं इसे हल करने वाला हूँ। देखिए हम इसको और इसको एक साथ हल करेंगे और इसको भेज देंगे इस साइड में। तो देखिए इस साइड में है ये 3x है कि नहीं है ना 3x। इधर ये वाला ये 2/x है, इधर आएगा तो माइनस का 2/x। इधर -2 है तो उधर जाएगा तो 2x। कोई दिक्कत तो है नहीं। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो जाएगा 3x, माइनस का हो जाएगा 2x और नीचे हो जाएगा x। इस साइड 2x², 2x चल रहा है। इसमें से घटेगा तो ये हो जाएगा 1/x बराबर 2x, है कि नहीं है। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बराबर 2x²। ये 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर x²। स्क्वायर हटेगा तो इसको करणी बना देगा तो 1/2। तो x का मान आ गया करणी में 1/2। ठीक है। कोई अगर करणी में होता है तो इसका मतलब ये वर्गमूल है, वर्गमूल प्लस माइनस होता है। ठीक है, प्लस माइनस होता है, यानी 1 का वर्गमूल यहाँ निकल जाएगा बाहर, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 2 हो जाएगा करणी में। तो प्लस माइनस इसका हाफ आंसर आ जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6, y बराबर 0 का हल होगा। जब y बराबर 0 होगा तो उसका हल क्या होगा, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ है 3x, यहाँ है 3x प्लस का 2y बराबर 6 है। आपको y बराबर, ध्यान दीजिए, 0 रखना है। तो ये 3x तो दिख रहा है, प्लस 2 गुणे y की जगह पे 0 बराबर 6 हो जाएगा। ये 3x, अब ये कितना बन गया 0, तो इससे मतलब नहीं है, केवल बचा बराबर 6। तो यहाँ x बराबर 6/3, 3 दूना 6, तो x बराबर कितना आ गया 2। पहले 2 फिर हो जाएगा 0, क्योंकि पहले x फिर y। तो 2 0 कहाँ है, 2 0 ऑप्शन नंबर ए में है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न लाजवाब प्रश्न है। देखिए यम के किस मान के लिए समीकरण x - 2y बराबर 3, 3x प्लस my बराबर 1। तो देखिए यहाँ ये है x माइनस का 2y बराबर का 3 है, और ये है 3x प्लस का my बराबर का 1 है। तो ये अद्वितीय हल बोला है, तो इसका मतलब ये 1/3 हो जाएगा, अब बराबर -2/m हो जाएगा। यम का मल्टीप्लाई इसका, इसका मल्टीप्लाई, तो यम बराबर हो जाएगा 2 तिहाई 6, माइनस का 6 हो जाएगा। तो माइनस का 6 कहाँ है, तो माइनस का 6 ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। आइए देखते हैं आगे, ऑप्शन नंबर ए है। देखिए यहाँ भी आंसर नंबर ए, और यहाँ भी -6 आया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है, मैं इसे जूम कर दे रहा हूँ ताकि जगह प्रॉपर मिल जाए ठीक ठाक। ठीक है, देखिए यहाँ है ये 2x प्लस का 3y बराबर का 18 है। ठीक है, और यहाँ देख रहे हैं कि ये x - 2y बराबर का 2 है, तो मैं पहले एक बराबर कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला बराबर करने के लिए मुझे इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 4y बराबर का 4 हो जाएगा। यहाँ से साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। 3 और 4 सीधा हो जाएगा 7y बराबर, और ये हो जाएगा 14। ठीक है, तो यहाँ y बराबर हो गया कितना, 2 हो गया। तो y बराबर कितना आ गया, 2। तो देखिए y बराबर 2 कहीं है कि नहीं है, फिर इसके बाद हल किया जाएगा। तो देखिए यहाँ y बराबर 4 है, नहीं मिला, y बराबर 6 है, नहीं मिला, y बराबर 8 है, नहीं मिला, केवल यही मिल रहा है। तो फालतू में दिमाग चाटने की क्या ज़रूरत है। बोलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है
कि मैं पूरा सवाल लगाऊंगा, ठीक है ना। मिला कि नहीं मिला। अब ऐसे भी देखिए यहाँ ऑप्शन भी ए दिख रहा है। आगे चलिए, अगला प्रश्न ये है प्यारे बच्चों, लिखा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x प्लस के वाई बराबर 1 के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर के अनेक हल होंगे। तो अनेक हल कब होगा? जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होगा, तब क्या होगा? अनेक हल होगा, ठीक है। उस पर आप लगाएंगे, लग जाएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और ये सवाल आपको, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना ही देना है। मैं इंतज़ार करूँगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, ठीक है। आगे चलिए, वैसे फ़िलहाल एक बार देख लीजिएगा, यहाँ जो कंडीशन मैं आपको बताया हूँ ये दिख रहा है। यहाँ a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये है समपाती का। क्या है? ये है समपाती का, ठीक है। ये है समपाती का। समपाती में ही तो होता है अनेक हल। क्या होते हैं? अनेक हल होता है। आगे देखिए लगा हुआ है और आंसर इसका आ गया है ये। आगे चलिए, ये सवाल मैं लगा रहा हूँ, अब ध्यान दीजिए। दिया है दो संख्याओं का योगफल दिया है 24 है। दो संख्याओं का योगफल 24, तो हमने मान लिया दो संख्याओं का योगफल a प्लस b बराबर कितना है? 24 है। कह रहे उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। a जो है ये दूसरी संख्या के b की दुगनी है, तो b की क्या है? दुगनी है, ठीक है। तो आपको a का मान मिल गया 2b, मिला कि नहीं मिला? तो यहाँ रखेंगे 2b, यहाँ रखेंगे 1b। ये 2b और प्लस का 1b बराबर 24 हो गया। तो ये आपको दिख रहा है ना कि यहाँ सर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये 3b बराबर 24। तो b बराबर हो गया कितना? 8। कितना हो गया? 8। तो b का मान 8 कहाँ है? वही मैं ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिल जाए। यहाँ तो b का मान नहीं मिला रसगुल्ला, यहाँ b का मान नहीं मिला, b का मान यहाँ भी नहीं मिला, b का मान यहाँ भी नहीं मिला, यही मिला है। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लिखा है दो संख्याओं का योगफल। दो संख्याओं का योगफल पहले दिया है, फिर उनका अंतर दिया है 8 और 2 दिया है। तो हमने माना कि a प्लस b बराबर 8 दिया है और a माइनस b बराबर 2 दिया है। लगा देते हैं, कट गया। ये 2a बराबर 8 2 10 हो जाएगा। तो a बराबर आ गया कितना? 5। तो a बराबर 5 कहीं दिखा? कहीं दिख रहा है? एक बार इरेजर कर दें, मिटा दें, ताकि आपको दिख जाए कि a बराबर 5 कहाँ है। तो देखिए 5 यहाँ दोनों में नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 5 यहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। तो ये सवाल देखिए बेहद आसान है। ये देखिए क्या सवाल है, यही तो सवाल है, इसी का तो आपको इंतज़ार था। देखिए युगपत समीकरण x प्लस 2y बराबर 70 दिया है और 2x माइनस लेमडा y बराबर 35 दिया है। तो देखिए कह रहा है कि कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं कब? जब a1 बटे a2 बराबर होता है गुरु b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर न हो c1 बटे c2 के। तो इसका मतलब ये दो तो बराबर मुझे मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ क्या है? 1 है बटे यहाँ क्या है? 2 है, कोई दिक्कत नहीं। बराबर, पहला बराबर होता है, देखिए पहला बराबर होता है। फिर दूसरा क्या है? 2 है। फिर इसकी जगह क्या है? लेमडा है। तो इसका गुणा यहाँ करेंगे लेमडा बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे 4। तो मान कितना आया उसका? 4 आया। तो 4 आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। कैसा लगा? अति महत्वपूर्ण, मज़ा आ गया भाई। चलिए आगे देखिए, बेहतर सवाल का कलेक्शन, पूरा एकदम मस्त मस्त सवाल ये है भैया। 2023 में क्या पूछा है? चलिए लिखा है यदि रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस ky बराबर 10 अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसका मतलब ये है a1 बटे a2 होगा, b1 बटे b2 होगा और बराबर c1 बटे c2 होगा। बात समझ आया? तो देखिए a1 की जगह पे है 2, तो 2 हो गया, बटे a2 की जगह पे कितना है? 4, तो लिखेंगे 4। तो यानी इसका मतलब ये 1 बटे 2 है। आगे देखिए, पहला बराबर नहीं बल्कि दोनों बराबर होता है, ठीक है ना।
अब दूसरे जगह पे 3 है, उसके बाद k है, तो 3 बटे हो जाएगा k है। तो इन दोनों को हल कर दे रहे हैं, इन्हीं को हल कर दे रहे हैं, आंसर मिल जाएगा। k का मान चाहिए मुझे, तो यहाँ से हो गया k और यहाँ से हो गया 2 3 6, तो k का मान कितना हो गया? 6 हो गया। 6 ऑप्शन डी में है। चलिए देखते हैं उत्तर मिलाए। हाँ जी, उत्तर अब डी तो आया ही है। आगे चलते हैं। ये सवाल अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। ये कह रहा है इसको हल कीजिए, इसको हल करना है। तो देखिए यहाँ x प्लस वाई बराबर ये 10 हो गया, और ये x माइनस वाई बराबर कितना है? 4 है। ठीक है, तो ये कट गया, ये हो गया 2x बराबर 14, तो x बराबर कितना? 7। तो देखिए यहाँ x बराबर 7 नहीं है, यहाँ x बराबर -7 है, ये भी नहीं है। इसका मतलब अब या तो C या तो D होगा। अब मुझे ये भी निकालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ रख दे रहा हूँ 7। ठीक है, 7 रख रहा हूँ। ये 7 इधर जाएगा तो -7 हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा कितना? 3 आ गया। कितना? तो 7 3 कहाँ है ऑप्शन? 7 3 ऑप्शन में कहाँ है? 7 3 ऑप्शन में कहाँ है? 7 3 तो कहीं दिख नहीं रहा है। ऐसा कहाँ है भैया? ऐसा कहीं दिक्कत कर रहा है? 7 3 नहीं दिखा। सॉल्यूशन देख लिया जाए। 7 3 तो आंसर आना चाहिए। 7 3 देखिए 7 3 आया है। ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूँ, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या? ऑप्शन वाला गलत है, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, इसलिए इसका x बराबर 7 और y बराबर 3 हो जाएगा। यही तो मेरा उत्तर आ गया है, यही तो मेरा उत्तर अब आया है। ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऑप्शन नहीं था, इसलिए ये आगे चलते हैं। सोच के बताइए आप ये सवाल, अगर ई न कही पाओ तो बहुत बेकार है। वाह, ये है a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0। ठीक है, ये कह रहा है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 सब बराबर है। जब सब बराबर है तो क्या है? ये तो समांतर होगा नहीं, ये तो प्रतिच्छेद होगा नहीं, क्योंकि प्रतिच्छेद में पहला वाला इक्वल नॉट होता है, समांतर में दूसरा वाला इक्वल नॉट होता है, और संपाती में टोटल बराबर होता है। अरे सर जी, यहाँ बराबर, यहाँ टोटल तो बराबर है, तो मार दो भाई संपाती। क्या मारना है? संपाती। आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये रहा अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसका आप प्रैक्टिस करोगे। ये देखिए कितनी बार पूछा है, ये देखिए कितनी बार पूछा है। ठीक है, 24 में, 22 में, 20 में, तब वह तो पूछेगा आपकी 26 में। ठीक है ना? तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद। अपना